बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असद खर्ल साहब। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दे दिया मखसूस नशिस्तों से। उन्होंने कहा कि अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया गया है। हलफ उठाने से रोक दिया गया, लेकिन उससे पहले फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हुए तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में मुसलसल ये बात करते रहे, फॉर्म 45 जब सामने आएंगे तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं बनेगा अगर तरीके इंसाफ और तरीके लब्बैक जमात इस्लामी जो पार्टियां ये समझती हैं उनका मैंडेट चुराया गया है वो अदालत से रजू कर लेती हैं, तो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से फॉर्म 45 पर धांधली के वाज़ेह सबूत देखे गए हैं तो इलेक्शन कमीशन इसको डिफेंड नहीं कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से डिफेंड करेगा? क्या फॉर्म 45 से कोई असर अब भी बाकी है? क्या अवामी सतह पे गवर्नमेंट जो है कितनी देर तक अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम रख सकेगी? और क्या इलेक्शन कमीशन इस पर जवाबदेह होगा? क्या आला अदलिया इस पर एक्शन लेगी? फॉर्म 45 आने के बाद किस किस की आंखें खुली हैं? ये हैं वो तमाम सवालात जो आम आदमी जानना चाहते हैं। इन सवालात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले खैल साहब, फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हुए तो नया पेंडोरा बुक्स खुल गया। लोगों के सामने जो धांधली के एक बातें थी वो वाज़ेह हो गई और सबूत के तौर पे हम देख सकते हैं कहीं 1 को 9 बना दिया गया, 5 को 0 बना दिया गया, 0 के साथ 1 लगा के 10 बना दिया गया। इस तरह अब भी आला अदलिया इस पर कोई सो मोटो लेने जा रही है। इलेक्शन कमीशन कहीं इसको डिफेंड कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जिस तरीके से देखा हमने पहले से ही ये चीज़ें बहुत सारी इसको हाईलाइट किया। अब मामला ये है कि जो 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद था फॉर्म 45 जो है अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के, लेकिन वो 14 दिन के बजाय 26 दिन बाद, तकरीबन 1 माह के बाद जब उसने लगाए और उसके बाद जो पेंडोरा बॉक्स खुला और जो वहाँ पे यानी 10 को 100 और 100 को 1000 किस तरह बनाया जा रहा था वो सारी, अब अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जिस इलेक्शन के ऊपर 70 अरब रुपया खर्च किया है, लेकिन 7 रुपये की बाल पॉइंट से वो नताइज तब्दील करके रख दिए गए। तो यानी उन्होंने इंक रिमूवर जो है वो भी उसके ऊपर भी पैसे लगाने जो है वो गवारा नहीं किए और 70 अरब लगाकर 7 रुपये से उन नताइज को तब्दील करके रख दिया गया, उस अवामी मैंडेट को तब्दील करके रख दिया गया। कल सर अवामी मैंडेट तरीके इंसाफ को मिला, उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी छीनी जा रही हैं। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ का जो एहसास हुआ कि काश हम इंक रिमूवर वाले ही जो पेन है उनसे ये रिजल्ट तैयार करते ताकि आराम से हम इंक रिमूवर से उसको रिमूव करके अपनी मर्जी के रिजल्ट तैयार कर ले। और आइंदा शायद ऐसी ही स्ट्रेटजी जो है वो अपनाने पे भी गौर किया जा रहा है ताकि फूल प्रूफ काम हो जाए। सही है, ताकि इस तरह रौला जो है ना बाद में उदम ना बचे। और दूसरा ये है कि वो ईवीएम वाला, अब उनको एहसास हो रहा है काश ईवीएम वाला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला काम होता तो ना किसी के हाथ में फॉर्म होते और ना कहते हैं कि बजेगा बांस और ना होगा बांस और ना होगी बांसुरी। तो मामला ये है कि अब तो ये फॉर्म 45 जो है उनके गले का फंदा बन गया। इसका कोई जवाब नहीं है, ना जवाब है, ना जवाब है, ना दलील है, ना वकील है। और वो खुद ही मुनसफ हैं, खुद ही वकील हैं और खुद ही उनके पास जो दलील है। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों पर देखिए, पेशावर हाई रोका है कोर्ट हलफ से उठाने से क्या एक्सपेक्ट बनेगा? हम कर रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट पाकिस्तान की अदालत है जहाँ से इंसाफ की उम्मीद है, जहाँ इंसाफ मिल रहा है। उस बाद अलहदा बात है कि बाद लोग उस पर भी तनकीद कर रहे हैं कि वहाँ से इंसाफ क्यों मिल रहा है। देखिए, हर अदालत से इंसाफ मिलना चाहिए और अगर वहाँ से इंसाफ मिल रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आज भी आज़ाद अदलिया मौजूद है, हमारी अदालतें आज भी आज़ाद हैं, आज भी आज़ादाना वो फैसले कर रही हैं। तो बेशक पेशावर की हाई कोर्ट हो, लाहौर की हो, सिंध की हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या कोयटा या बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, तो जहाँ से भी इंसाफ हो रहा है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर भी उसको हदफ तनकीद बनाया जाए। तो ये तो बिल्कुल आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो कि मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लीती नशिस्तें जिस पार्टी की वो मिलनी थी, जिन पार्टियों की वो सीटें जितनी बनती थी उनको पहले वो अपना हिस्सा ले चुके हैं। आपने जो उनके मुताबिक उनकी जो उनका मैंडेट है उसके मुताबिक उनको हिस्सा मिल चुका है। अब ये जो माले गनीमत के ऊपर डाका मारा गया है और इंतहाई बेशर्मी की बात है कि वो पार्टियों ने बाकायदा जाके दरखास्तें वकला के जरिए दी हैं कि ये सीटें जो माले गनीमत है, जो कि पीटीआई के हमायत याफ्ता, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म में वो जाके उन्होंने अपने आप को
जम किया कि उनकी सीटें जो है वो भी हमें दे दी जाएं। और फिर जिस तरीके से बंदरबांट हुई कि जहाँ से 10 सीटें हैं वहाँ से उनको उससे ज़्यादा सीटें मिल गई, जहाँ से 4 वाली सीटें उनको जनरल नशिस्तें हैं उससे डबल के करीब मिल गई। वैसे खल साहब एक यहाँ पे रावी भी सुन रहे होंगे, जो रावी कभी चैन लिखते हैं कभी बेचैन हो जाते हैं, तो रावी क्या ये भी सारा कुछ लिख रहे होंगे जो सब मुल्क के अंदर हो रहा है? 8 को टोटल नशिस्तें जीती गई हैं, 10 मखसूस मिल गई हैं, रावी क्या बोलेंगे इस पे? देखिए रावी तो अभी खुश्क है और रावी के अंदर तो आजकल जो गंदे नालों का और इस तरह जो ड्रेनेज का पानी है वो चल रहा है। कभी कभी साफ पानी आता है, एक रावी एयरवे पे भी आते हैं, तो कभी कभी आता है पानी। तो जब आएगा साफ पानी तो बहुत सारी चीज़ें फिर खुल के सामने आ जाएंगी। सारे चेहरे जो है उनकी ऊपर जब गर्द हटेगी और असली चेहरे जब सामने आएंगे तो उसके जो डस्ट हटेगी, आगे से गर्द हटेगी, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। मामला ये है मेरा ये सवाल जो है वो एयरवे पे बैठने वाले एक रावी है, उन दोस्तों से है, वो दोस्त जो रावी है उनसे पूछना चाह रहे हैं क्या वो भी ये रख रहे हैं, क्या हो रहा है? कोई भी न्यूज़ चैनल हो, जर्नलिस्ट है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, हमारे मोहतरम हमारे साथी हैं, कुलीग हैं, चैनल जो है उनके खुद बारे लिखते हैं, कभी चैन बेचैन खुद लिख देते हैं। तो वो उनके से को बात करनी हो तो बराह रास्त उनसे फ़ोन पे लेकर उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी में जो बात है ना वो मुनासिब नहीं है। तो अब मामला ये है कि जिस तरीके से ये चीज़ें बता रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट आए, जो फॉर्म 45 आए और उसके अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ या जो उसके अंदर 2 नंबरियाँ हुई हैं वो तो सारी खोल के कौम के सामने आ गई। अब उसके बाद जो है अब जो सीटों के मखसूस नशिस्तों के ऊपर डाका मारा गया और मैंडेट किसी पार्टी का किसी दूसरी पार्टियों को दिया गया है, उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट जो है उसने भी अपना एक फ़ैसला दे दिया है और स्पीकर को हिदायत की गई है कि वो इनसे हलफ ना ले या इनका वोट जो कम अज़ कम जो है, मकसद यही है शायद कि जो सदर का इलेक्शन हो रहा है शायद उसमें इनका वोट इस्तेमाल अब नहीं हो सकेगा। मुझे ये लग रहा है। आप देखते हैं कि इस हवाले से इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के ऊपर अपना क्या फ़ैसला देती है, क्योंकि यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन या हुकूमत या दीगर पार्टियाँ जिनको माल गनीमत मिल गया है प्लेट में रख कर, वो मे भी इस फैसले के खिलाफ जाएँ और सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है वो तो जारी बात है पता चल ही जाएगा। लेकिन बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया है जो कि आइन और कानून के मुताबिक है और वही फैसला जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक अपने ही मेंबर ने ये बात कही है कि ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अगर मखसूस नशिस्तों की या अक़लियती नशिस्तों की फरिस्त नहीं दी, मान लेते हैं प्रोसीजर उनकी गलती है, एरर है या उनकी कोई सीट नहीं है, उन्होंने किसी सीट से पार्टिसिपेट खुद नहीं किया, तो उनको सीटें ना दे दाने के हवाले से जो आपका फैसला है मैं इससे तो इत्तेफाक करता हूं इस हद तक। लेकिन ये सीटें दूसरी पार्टियों को देना, ये जो है ना, ये आइन के आर्टिकल जो है और कानून जो है और इखलाकी तौर पर भी ये किसी सूरत भी ठीक नहीं है, ये गलत है और खिलाफ आइन बात है, खिलाफ कानून है और इखलाकी तौर पर या असूलों के भी ये मामला बरअक्स है। तो लिहाजा यही हम भी कह रहे थे कि इसको फ्रीज कर लिया जाता और सुप्रीम कोर्ट से हतमी जो फैसला है उस वक्त तक इंतजार कर लिया जाता, ना कि इस माले गनीमत को जो लूट मार करके या बंदर बांट की गई, ये मेरा ख्याल ज्यादती है। अच्छा, यहाँ पे पंजाब में के अंदर जो है मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट जो है मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब असम्बली में किस जमात की क्या पोजीशन है, इस हवाले कोई तफसीलात हैं आपके पास? देखिए वो तो पूरी डिटेल से तफसील है सारी, उसमें मेरा ख्याल गालबन इनकी तो अब काफ़ी ज़्यादा सीटें हो गई हैं पंजाब में। जो अगर देखा जाए नून लीग की, IPP को भी मिल गई हैं मज़ीद सीटें, काफ लीग को मिल गई हैं, पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं, इवन के मुस्लिम लीग जो जेड है उसको भी सीट मिली है। उसके बाद जो यानी जिनके पास एक एक सीट थी उनको भी सीट मिल गई है, यानी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह कभी सीटें नहीं मिली। तो जो उनकी जो PTI के हमायत याफ्ता या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं उनकी वहीं पे लॉकडाउन हुई पड़ी हैं सीटें, लेकिन बाकी जमातों को उनके हिस्से का मैंडेट भी जो है वो भी पकड़ कर छीन कर वो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्लेटों में रख कर दे रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए अब पंजाब की काबीना है 18 रुकनी काबीना है और हमने बहुत कई दिनों से ये चीज़ें जो बता रहे हैं, जिनके नाम ले रहे हैं, ऑलमोस्ट वही लोग जो हैं उन्हीं के नाम है। कुछ लोग नाम हमने जो लिए थे, कुछ मज़ीद भी उसमें चूँकि हमने कम नाम लिए थे, कुछ मज़ीद लोग ऐड हुए हैं, लेकिन जो हमने नाम लिए थे वो सारे ही वज़ीर बन गए। अब उस हवाले से अगर देखा जाए तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है उनको सीनियर वज़ीर बनाया गया और साथ उनके पास जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है उनका और इन्वायरमेंट और उसके साथ साथ जंगलात की वजारतें भी होंगी। ये पहले भी मैंने बताया था कि वफाक में और पंजाब में
स्मार्ट कैबिनेट होगी और एक एक वजीर के पास कई कई कलमदान, 2 या 2 से ज़्यादा भी कलमदान होंगे और कुछ नए चेहरे भी उसके अंदर जो है शामिल होंगे। अच्छा, उसके साथ अगर देखा जाए तो अज़मा बुखारी जो है उनके पास इंफॉर्मेशन यानी वजारत इतलात और कल्चर जो है उनकी वजारतें, 2 कलमदान उनके पास होंगे। आशिक हुसैन जो करमानी है उनको महकमा ज़राअत की वजारत। इसके बाद अगर बात की जाए और आगे आ जाते हैं, शेर अली गुरचानी जो है उनको माइंस एंड मिनरल, चौधरी शाफे हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज़, राना सिकंदर याद को स्कूल एजुकेशन की वजारत दी जाएगी, काज़म पीरज़ादा को महकमा आबपाशी, आशिक हुसैन करमानी को मैंने जिस तरह बताया महकमा ज़राअत है। और फिर उसके बाद सूबाई काबीना में पहली बार ये सिख बरदरी जो है उनके जो है मेंबर को भी या उनसे तल्लक रखने वाले जो है शख्सियत को भी लाया गया, MPA जो है उसको वज़ीर बनाया गया, रमेश सिंह अरोड़ा। तो उनको जो है माइनॉरिटीज़ यानी अकलीती अमूर जो है उसकी वजारत दी जाएगी। इसके साथ तैर खलीक संधू जो है वो मसीह बरदरी से उनका तल्लक है और उनको ह्यूमन राइट्स जो है इंसानी हकूक़ की वजारत दी जाएगी। और इसके साथ साथ ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो है उनको महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है उसकी वजारत दी जाएगी। और इसके साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है उनको महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वजारत दी जाएगी। ज़िशान रफ़ीक को महकमा बल्दियात की वजारत दी जाएगी और सुहेब भरत जो है उनको महकमा मवासलात की वजारत दी जाएगी। अब मामला ये अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे जो चेहरे हैं वो वही हैं जो कि बार बार नून लीग की जब भी कैबिनेट बनती है तो उन लोगों के बार बार नाम आते हैं। कुछ चंद एक नाम जो है वो नए हैं और इस पर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये जो अपने ही कुर्बो जवार के जो लोग हैं, जो किचन कैबिनेट है उससे लोग लिए गए। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग का ये दावा है या जो मरीम नवाज साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं या उनके जो सिंपैथाइज़र हैं या उनके जो फॉलोअर हैं या उनके जो सपोर्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की ये एक आइडियल कैबिनेट है और इसको अगर कंपैरिजन इसका किया जाए बुज़दार की कैबिनेट से तो वो नालायक, अनपढ़ और नातजर्बाकार लोग थे। और ये लोग जो है बाकायदा इनकी सीवीज शेयर की गई हैं। अभी मैं देख रहा था कि इनमें हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बाहर से डिग्रियां लेके आए हैं, तजर्बाकार हैं, अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, नौजवान चेहरे हैं। और फिर जिस तरह 2 लोग माइनॉरिटीज़ के उनको भी शामिल किया गया है, सिख बरदरी को भी, मसीह बरदरी को भी। और छोटी एक कैबिनेट है और हर बंदा जो है उसको उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक जो उसकी एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक वजारतें दी गई हैं। और ये वजारतों के जो कलमदान इनको दिए गए हैं या सौंपे गए, वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि 5 साल के लिए ये वज़ीर रह सकेंगे या इसी तरीके से इनके कलमदान तब्दील नहीं हो सकेंगे। जो परफॉर्म करेगा, जो डिलीवर करेगा वो रहेगा और जो डिलीवर नहीं करेगा उसका कलमदान वापस भी लिया जा सकता है या तब्दील भी किया जा सकता है। तो लिहाजा अब जिस तरह मरियम साहिबा की जानब से ये कहा गया कि जिस तरह मैं 24 घंटे के अंदर अगर 18 घंटे या 20 घंटे काम करती हूँ तो आपको भी सूबे के लिए, आवाम के लिए काम करना होगा, वरना आप जो है आपको घर जाने में बिल्कुल देर नहीं की जाएगी, आपसे कलमदान वापस करने से कोई देर नहीं ली जाएगी। और परफॉर्मेंस बेस्ड जो आपकी मिनिस्ट्रीज़ होंगी, एवेल्यूएशन होंगी और जो मिनिस्ट्री या जो वज़ीर जो है वो अपने महकमों के अंदर कोई रिफॉर्म्स लाएगा, कोई बेहतरी करेगा आवाम की फलाह बहबूद और सूबे के लिए को अगर कारगर साबित होगा तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा और जो नहीं करेगा उसकी छुट्टी कराई जाएगी और दीगर नए लोग जो तजर्बाकार हैं, जो पैशन के साथ आके उनको मौका दिया जाएगा। तो ये उन्होंने वार्निंग भी अभी ही दे दी है साथ। अच्छा खल साहब, एक जो बात आप गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कर रहे थे बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से, आपने कहा कि ईद के बाद जो है वो आ जाएंगे और उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी बाहर आते हैं तो यकीनी तौर पे वो जिस तरह से उनकी एग्रेसिव सियासत है सड़कों पे निकलेंगे, तो गवर्नमेंट डिलीवर कर पाएगी इतने प्रेशर? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो तो जेल के अंदर रह के भी एहतजाज तो हो रहे हैं। हफ्ते को कॉल दी, एहतजाज हुआ, इतवार को जलसा दे, अभी इतवार को फिर जलसा और कॉल की बात हो रही है, वो भी हो रहे हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो बाकायदा लीड करेंगे उसको, खुद वो उसको लीड करेंगे उस एहतजाज को।
अब मुझे ये बताएं कि वो अंदर रह के भी जब बात कर सकते हैं तो बाहर रह के भी उन्होंने वही करना है, अंदर रह के भी वही कर रहे हैं, वो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। जहाँ तक बात यह है कि कल भी मैंने बात की, इससे पहले भी बात मैंने की है, लेकिन उसको आप फौरी तौर पर आप कहीं और किलाबे में ला देते हैं। जो ये बात को लोग कह रहे हैं ना कि वो किसी डील का नतीजा होगा, वो किसी मफामत का नतीजा होगा, उनकी जो जेल से बाहर आने की जो बात है, या बुशरा बीबी की जेल से आने की जो बात है, या शाह महमूद कुरैशी की जेल से आने की बात है, या चौधरी परवेज लाई की जेल से आने की बात है, अगर 4 लीडरों के बारे में, 3 लीडर्स और चौथी उनकी जो साबिक खातून अव्वल और उनकी अहलिया, तो उसमें किसी भी ढील या मफामत का कोई दूर दूर तक भी ना कोई अमल दखल होगा, ना कोई वास्ता होगा, ना मौजूदा जो हुकूमत है इसका उसके अंदर का किरदार होगा। वो खालिस्तन मेरिट की बुनियाद पर अदालतों के ज़रिए उनको रिलीफ मिलेगा, और उसकी बुनियाद पर जो आइनी कानूनी माहिरीन है, जो जजेस रिटायर्ड हैं, वो इन केसेस के मेरिट और डीमेरिट्स को देखते हुए तो सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन करके उस हवाले से मैं एक बात जो की है, तो इस बात पर आज भी मैं कायम हूँ कि ईद के बाद तक बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो जेल से बाहर होंगे, शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर होंगे, परवेज लाई जेल से बाहर होंगे, और बुशरा बीबी जो है वो जेल से बाहर होंगी। ये बात मैं जो बात कर रहा हूँ ये इस बुनियाद पर कर रहा हूँ। अब इस बात को आप अगर जब ये बात मैं की है, आप और कुछ लोगों ने ये कहा जी डील हो गई है, ढील हो गई है, मफामत हो गई है, भाई कोई डील नहीं हुई, कोई ढील नहीं हुई, कोई मफामत नहीं हुई, ना किसी ने मांगी है ना किसी ने दी है, ना को देने जा रहा है ना को मांगने जा रहा है, ना को लेने जा रहा है ना को देने जा रहा है। ये खालिस्तान एक केसेस हैं, जिस तरह दीगर केसेस होते हैं, उन केसेस के हर एक चीज़ का एक टाइम लाइन होती है, एक टाइम फ्रेम होता है। लेकिन खालिद साहब, इससे पहले हमने देखा कि केसेस पे केसेस डाल के गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां डाली गई हैं, तो अब उन केसेस का आउटकम निकल आया ना, उन केसेस के अंदर ट्रायल हो गए, उन केसेस के अंदर फर्द जुर्म लग गई, उन केसेस के अंदर सजाएं हो गई। अब अगला मरला क्या है? अगला मरला होता है कि इन केसों की सजाएं मुअत्तल करने की एक ऑप्शन मौजूद होती है। जब तक सजाओं की फाइनलिटी नहीं होती, उनकी अपीलों के फैसले नहीं होते, उस वक्त तक चूंकि खास टाइम से ज्यादा वो जेलों में रह चुके हैं। बाज केस ऐसे होते हैं कि जब एक खास टाइम से ज्यादा आप जेल में रहते हैं, और अभी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट के फैसले हैं, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या मुतलका जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर इन फैसलों को ना तो तौसीक की गई है और ना इनको कालदम करार दिया गया है, ना इनको मुअत्तल करार दिया गया है। तो ये पहला फेज है। वहां पे नॉर्मली जो है जो भी केसेस होते हैं उसके अंदर जब एक बंदा अंदर रह लेता है, उसको सजा हो जाती है, तो अगली अदालतें जो हैं उसको उस फैसले की फाइनलिटी तक जो है इंटरम रिलीफ जो है सजा की मुअत्तली की सूरत में, उसकी बेल की सूरत में, जेल से बाहर करने की सूरत में, ये मिलना को अब नॉर्मल बात नहीं है, ये लोगों को मिलता है इस तरह का इंसाफ या रिलीफ जो है। उसके बाद क्या होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट या मुतलका जो हाई कोर्ट्स हैं वो इन सजाओं को या तो बरकरार रखेंगी या इन सजाओं को ख़त्म कर सकती हैं, कम कर सकती हैं, ज़्यादा कर सकती हैं। फिर उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म भी मौजूद है। तो लिहाजा ये एक सर्कल जो है इसके अंदर तो कई साल कई महीने लग सकते हैं। तो लिहाजा अगर फर्ज माल हाई कोर्ट जो है वो कल को बरी कर देती है, तो इतने साल या इतने माह जो जेलों के अंदर एक बंदा रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? और इस तरह सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है 3 साल बाद अगर जाता है तो वो अगर बरी कर देती है तो 3 साल जो बंदा जेल में रहा। तो लिहाजा कानून के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, कानून के अंदर ये रिलीफ मौजूद है कि जब तक फाइनलिटी इख्तियार नहीं कर लेती सजा और मुलज़म एक ख़ास टाइम तक या उससे ज़्यादा जेल में रह लेता है, तो उसके बाद एक इंटरम रिलीफ का एक प्रोविज़न मौजूद है। और ये बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। मरियम साहिबा को मिला, नवाज शरीफ साहब को मिला, जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहबा को, इस तरह और बहुत सारे एक लंबी फहरिस्त है जिनको जमानत हो जाएगी। जमानत, हाँ जी, तो जमानत हो जाती है, सजा मुअत्तल हो जाती है। उसके बाद अगला फर्दर जो है वो कोर्स शुरू हो जाता है। उसमें जो अपीलेट कोर्ट है वो या उसको सजा को ख़त्म कर देती है या उस सजा को बरकरार रखती है। जब बरकरार रखेगी तो फिर दोबारा वो आपका जो रिलीफ है खत्म हो जाएगा, आप जेल में चले जाएंगे। उसके बाद फिर अगली सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट या उसको बरकरार रखती है या उसको खत्म कर देती है। तो लिहाजा ये तो अभी स्टेजेस काफ़ी हैं। तो इसलिए ये एक रिलीफ जो है ये एक पॉसिबिलिटी है, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, कि वो ईद के बाद जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, जो टाइम लाइन है, जो टाइम फ्रेम है, उसके मुताबिक
कि वो बाहर आते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कल साहब इस तमाम तर सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से आज उनके फैसला आया है, उनकी फांसी को लदम चले करार दिया अच्छी गया। बात है, उससे दादे के जो मुकदमे का पोतों को और पोतियों को, नवासे नवासियों को तो इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। काश जिंदा लोगों को भी इंसाफ मिलना शुरू हो चलिए कल जाए। साहब इस तमाम तो सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। इसी केस पे बात करेंगे, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आते हैं इसी केस पर और मौलाना फजल रहमान की सियासत के हवाले से बात करेंगे, आगे वो क्या स्टेप लेने जा रहे हैं, तमाम तो सूरत हाल पे बात करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह से बात जारी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। अब ये इसका फैसला आया तो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अब उनको फांसी हो चुकी है तो अब फैसले आ रहे हैं। तो अदलिया पर यह भी एक सवाल निशान है कि पीटीआई का भी रद्द-ए-अमल आ गया कि 50 साल बाद उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला तो 50 साल बाद फैसला आ रहा है। और जो आजकल जेलों में पड़े हैं वो भी फेयर ट्रायल का रोना रो रहे हैं, क्या उनको भी 50 साल? अदलिया पर ये बहुत बड़ा सवाल निशान ही कह सकते हैं। ये सवालिया निशान भी है, एक धब्बा भी है और इसको आपको उतारना होगा। ये फेयर ट्रायल जो है आर्टिकल 10 जो है आइन का, ये अगर देखें ना, नवासे नवासियों को या पोतों पोतियों को अगर इंसाफ मिल रहा है तो आज लोगों की ये जो बातें हैं वो तो करेंगे। मुशर्रफ जो है वो चले गए दुनिया से, अब उन केसों के फैसले हो रहे हैं। भुट्टो साहब दुनिया से चले गए, अब उनके फैसले हो रहे हैं। ये दाग तो अदलिया अपने से ऊपर उतार के या धोने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहते हैं अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चौकी खेत, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो मामला ये है कि जो आज लोग जिंदा हैं उनको अगर फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा तो उसका फैसला करें ना, इसका फायदा है। ये दाग असल आपसे धुलेंगे। जो मरे हुए लोग हैं, गड़े मुर्दों को उखाड़ने से उस पर आप अच्छे अच्छे फैसले कर देंगे, उसका ना किसी को फायदा ना किसी को नुकसान। वो आप राय देते जाएंगे और वो एक रद्दी की टोकरी होगी और एक तारीख का एक बन जाएगा। वो तो पहले ही पूरी कौम जो उसको जुडिशल मर्डर के अलावा उसको फांसी को कोई लिजिटिमेट करने के लिए उस प्रेसिडेंट उसको ना कोई अदालतें देने के लिए तैयार थी, ना आवाम उसको मानने के लिए तैयार थी। तो असल जो आज का मसला है उसको करें। अब बात हो रही थी जिस तरह कैबिनेट के वाले से कुछ नाम रह गए तो दोबारा हम बता देते हैं, ताकि बीच में कुछ लोग कहते हैं जी हमारा नाम आपने नहीं लिया। एक बंदा वजीर बने तो उसका नाम ही आप गोल कर दें तो गुस्सा तो आएगा ना उसको, तो बीच में मैसेज आ जाते हैं। तो मामला ये है जी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा तो सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब की। सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह जो है वो वज़ीर हैं। मोहम्मद काज़म पीरज़ादा जो है वो सूबाई वज़ीर हैं जिन्होंने आज हलफ उठाया 18 रुकनी जो काबीना है। राना सिकंदर हयात वो सूबाई वज़ीर हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ज़ीशान रफ़ीक, बिलाल अकबर ख़ान, शुएब अहमद मलक जो भरत है, फिर उसके बाद अज़मा जाहिद बुखारी हैं, बिलाल यासीन हैं, रमेश सिंह अरोड़ा हैं, खलील ताहिर संधू हैं, फैसल अयूब खोखर हैं, शाफ़े हुसैन है, शेर अली गुरचानी है, सुहेल शौकत भट्ट है और मुश्तबा शुजाउर रहमान है। तो अब ये 18 रुकनी कैबिनेट है जो पंजाब की, जिसने आज अपने उहदों का हलफ उठा लिया है। मज़ीद इसके अंदर मशीर और मुआवननी खसूसी भी आएंगे, उसमें परवेज़ रशीद साहब भी हो सकते हैं और कुछ लोग जो हैं वो भी आपको आइंदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अगर उसके बाद आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी भी 15 रुकनी जो है सूबाई कैबिनेट ने और 5 जो है मुशीर और जो मामनीन हैं उन्होंने भी आज अपने उहदों का हलफ उठाया है। और उसकी अगर बात की जाए तो उसमें रिशाद अयूब ख़ान है, शकील अहमद है, फ़ज़ल हाकिम ख़ान है और हकीम ख़ान है, मोहम्मद अदनान, आकिबुल्ला ख़ान है, मोहम्मद सज्जाद है, मीना ख़ान है, फ़ज़ल शकूर है, नज़ीर अहमद अब्बासी हैं, फिर पख्तून यार ख़ान है और आफ्ताब आलम ख़ान अफरीदी हैं, खलीकुर रहमान है, फिर कासम अली शाह हैं, फैसल ख़ान तराकई हैं और मोहम्मद ज़ाहिर शाह हैं। ये हैं जो 15 सूबाई वज़ीर हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 5 उसके अंदर जो है वो हैं एडवाइज़र्स, जो चीफ़ मिनिस्टर के मशीर हैं वो भी 5 जो हैं, जिनके नाम ये हैं सैयद फ़खर जहान, मुज़म्मल असलम, मोहम्मद अली सैफ और मशल आज़म और जाहिद जहांज़ेब। तो नाज़रीन ये अब ये 2 सूबों की तो कैबिनेट है जो पहला मरला है बेसिकली। अभी मज़ीद जो है फ़ौज ज़फ़र मौज जो है वज़रा, मशीरान और मामले खसूसी की
वो भी आपको आइंदा दिनों में हलफ उठाते हुए वो नज़र आएंगे। ये पहला अभी मरला है। इस तरह सिंध और बलूचिस्तान की जो कैबिनेट है उसकी भी और वफाकी जो हुकूमत है उसकी भी काबीना जो है वो बनने जा रही है। जिस तरह हमने पहले बताया था कि इसाक डार साहब अभी वज़ीर ख़जाना की रेस से आउट हैं और उनको वज़ीर ख़ारजा बनाए जाने का इम्कान है, जो हमने सबसे पहले खबर दी। फिर हमने ये कहा कि जो ख्वाजा आसफ़ है उनको वज़ीर दफ़ा बनाया जाएगा, वो भी खबर कन्फर्म हो रही है। फिर हमने ये कहा कि मोहम्मद औरंगज़ेब जो बैंकर हैं, एक निजी बैंक के CEO प्रेसिडेंट हैं, उनको जो है वज़ीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला किया गया। उनकी मुलाकातों की भी तस्दीक हो रही है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के हवाले से, और उनको वज़ीर ख़जाना बनाने के हवाले से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अताउल्लाह तारड़ के हवाले से हमने कहा कि उनको वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वो ख़बर भी आपके सामने आ रही है, कन्फर्म हो रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए राना सनाउल्लाह की, मशीर दाखिला वफाकी हुकूमत में हमने कहा था कि उधर उनको ज़ेर गौर है, तो उधर बनाए जाने का इम्कान है। उसके साथ साथ एहसन इकबाल को हमने कहा था कि वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो उनको वजारत दी जा रही है। और इस तरीके से बाकी जो वजारतें हैं, जिस तरह मैंने बताया था, अमीर मकाम है उनको वजारत दी जा रही है, हनीफ अब्बासी को वजारत दी जा रही है। फिर उसके बाद और भी कुछ जो लोग हैं उनको भी डिफरेंट हैं उसमें, जिस तरह डॉक्टर तारक फजल चौधरी हैं। फिर MQM के हवाले से जिस तरह मैंने बताया कि उसमें जो है IT की मिनिस्ट्री उनको दी जा रही है, साथ उनको जो पोर्ट एंड शिपिंग के है वो मिनिस्ट्री दी जा रही है। काफ लीग जो है उनको मिनिस्ट्रीज दी जा रही हैं, 2 गालबन उनको दी जा रही हैं, क्योंकि जो तारक बशीर चीमा है वो भी बाज नहीं आएंगे मिनिस्ट्री लेने से, और दूसरा शुजात हुसैन के जो साहबजादे हैं वो भी कहेंगे कि मुझे भी वजारत चाहिए, तो पंजाब में भी उनको मिल गई है। तो इस तरह IPP जो है अलीम खान के अलावा ओन चौधरी भी वो भी वजारत या मामले खसूसी या मशीर के तौर पर उनको भी लगाया जाए। तो अच्छा साहब, ये तो हुकूमती हमने सारा डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे जो तरीके इंसाफ ने ऑपोजिशन लीडर के तौर पे उमर अयूब का नाम सामने रखा, बल्कि बना दिया, वो सबसे पहले हमने 3-4 दिन पहले हमने कहा था कि उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा, बैरिस्टर गौर खान को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया जाएगा, और असद कैसर को पार्लिमानी पार्टी का सरबराह बनाया जाएगा कौमी असम्बली में, और इस हवाले से बाकायदा स्पीकर को आगाह कर दिया जाएगा लिखकर। तो आज आपके सामने एक जो चीज़ है वो तो जो उसमें से साबित होगी सामने आ गई, तो बाकी 2 मैंने वो भी हमने 2-3 दिन पहले बता चुके हैं। उमर अयूब जो है ये बतौर अपोजिशन लीडर कोई मौसर किरदार तरीके इंसाफ के लिए अदा कर सकें कि सही नाम है, आप समझे तरीके इंसाफ का फैसला कैसा है? देखिए जारी बात है, एक सबसे मेरा ख्याल है अहम ओहदा अगर चेयरमैन के बाद होता है तो वो सेक्रेटरी जनरल का होता है। तो अगर सबसे अहम ओहदा वो समझते हैं अपने बाद, तो यकीनी तौर पर अपोजिशन लीडर भी जो है वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट ओहदा होता है, और इसलिए उनको जो है उनको ट्रस्ट है पूरी तरह उनके ऊपर, और वो समझते हैं कि वो एक भरपूर तरीके से एज ए अपोजिशन लीडर जो है रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मेच्योर है। क्योंकि बैरिस्टर गौर खान जो है वो वकील तो नो डाउट सीनियर है, तजर्बाकार है, लेकिन पॉलिटिकली असम्बली के वाले से, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के वाले से उनका इतना तजर्बा नहीं है, इसलिए उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनाने का फैसला किया। असद कैसर बड़ा फैसला, और असद कैसर जो है उनको चूंकि वो भी एक इंतहाई वफादार हैं, स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं, तो पार्लियामानी पार्टी जो है क्योंकि वो वफादारी तब्दील नहीं कर रहे, बावजूद उनके दबाव बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए उनको पार्लियामानी, क्योंकि पार्लियामानी पार्टी का बड़ा रोल होता है, जिस तरह आपने पंजाब में देखा था या मरकज में देखा था, क्योंकि पार्लियामानी पार्टी तो कहीं भी लुढ़क जाए अगर, तो पूरी पार्टी का ही जो है बोरिया बिस्तर गोल कर सकती है वो। अगर पार्लियामानी पार्टी का सरबराह ही अगर मिल जाए दूसरी पार्टियों से या अपनी पार्टी से गद्दारी या धोखा दे दे, तो वो तो पूरा नया ही डुबो देता है ना। तो लिहाजा इसलिए भी वो बंदा जिसको पार्लियामानी पॉलिटिक्स का भी पता है, जो कसवटी पे भी पूरे उतरे, जिन्होंने वफादारी तब्दील नहीं की, तो लिहाजा इसलिए उनको ये ओहदा देने का फैसला किया गया। अच्छा, जो इस वक्त सिचुएशन है पार्लियामेंट के अंदर, हम कल भी इस वाले से बात कर रहे थे। अब इसमें एक और चीज आप देखिए, शेर अफजल मरवत साहब जो है, अब बहुत लोग कहेंगे जी उनको देना चाहिए था अपोजिशन का रोल, तो वो तो पहली दफा MNA बने हैं भाई पार्लियामेंट पॉलिटिक्स के अंदर, या उनको आप पार्लियामानी लीडर बना दें, या उनको आप पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन बना दें। मेरे ख्याल में तकरीर की बजाय मुक्काबाजी ज्यादा कर लेते हैं। इसी तरीके से अली मोहम्मद खान के हवाले से भी लोग कुछ कह रहे हैं कि उनको, अब अली मोहम्मद खान का इशू ये है कि वो सॉफ्ट स्पोकन है, जरा वो अग्रेसिवली उनकी टोन नहीं है उस तरीके से, तो अपोजिशन लीडर तो है वो तो भरपूर और तवाना। अच्छा, अली मोहम्मद खान पे तनकीद भी की जा रही है, उनका एक निजी चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि नो डाउट के
नवाज शरीफ मुहब्बे वतन है, गद्दार नहीं है, आसिफ अली जरदारी भी मुहब्बे वतन है, तो उन्होंने सॉफ्ट कार्नर कहा, उन्होंने कहा कि मुफाहमत होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। अली मोहम्मद खान के इस बयान पर तहरीक इंसाफ का वर्कर देखिए कि अग्रेसिव पॉलिटिक्स है पीटीआई के बानी चेयरमैन की या उनके साथियों की, आप वो मानते नहीं है, लेकिन एक टकराव या अग्रेसिव की पॉलिसी जरूर है। और जो भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, जो एक दरमियानी बात करने की कोशिश करता है, जो एक मफामती बात करने की कोशिश करता है, जो मिल बैठकर चलने की बात करता है, हमेशा उसको पार्टी की सफ़ों में या बानी चेयरमैन पीटीआई या उनके जो कुर्ब जवार के जो हल्के हैं वो उसके ऊपर जो है उसको एस्टैब्लिशमेट का बंदा कंसीडर कर हाँ जी, तो उसको लादा उससे डिस्कस कर लिया जाता है। तो ये बदकिस्मती रही है इस पार्टी के साथ। अच्छा, इस शेर अफ्जल मरवत ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाए, तो उन पर भी एस्टैब्लिशमेंट की चाप लगा दी गई और अब जाके वाजी हुआ, उनको बाकायदा इस पर वजाहत देनी पड़ी। वो तो बाकायदा जो आदिल राजा ने कहा, जी पता नहीं सेक्टर कमांडर जो साबिक हैं उनके साथ उनकी रिश्तेदारियां और तलकदारियां निकाल के ले आए और इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की उन्होंने। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे मुल्क की है, कोई मुल्क दुश्मन की फ़ौज या मुल्क दुश्मन के इंटेलिजेंस इदारों की हम बात तो नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान की फ़ौज है, ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे हैं। इनको अगर हमने डिफेंड नहीं करना, अगर हमने इनके डिफेंडर नहीं बनना, तो क्या इंडिया से लोग आके या आज तो इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मैं फौज के खिलाफ नहीं हूँ, कई दफा कह चुके हैं, कई दफा। अभी फिर क्या लास्ट भी बयान उनका आया है कि पाक फौज हमारी है, पाक फौज की मजबूती पाकिस्तान की मजबूती है, हमारा उनसे कोई नहीं है टकराव, कोई ऐसी उनसे हमारी तलखी नहीं है, कोई उनसे हमारी जो है कोई लड़ाई नहीं है और ना लड़ाई की जा सकती ना। अच्छा, मेरे ख्याल में गजब कुछ मखसूस एजेंडे होते हैं जो कौमी लीडर्स को इदारों के साथ टकराव की तरफ लेके जाते हैं और ना समझे में कुछ इदारे जो और कुछ लीडरान जिस तरफ चल पड़ते हैं। मैं आज काफ़ी मैं वर्क कर लिया, तकरीबन हाफ से ज़्यादा, तकरीबन 90% रिपोर्ट मुकम्मल होगी। कल गालिबन अगर पॉसिबल होगा तो कल हम रिपोर्ट बताएंगे। हम बताएंगे कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ये सबूतों के साथ, तहकीक के साथ, दलील के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ साबित करेंगे कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक ये जो मिथ बनाई गई है ना कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जीतता है, ये जो मिथ बनाई गई है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया होगा वही हुकूमत में आएगा और जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग होते हैं उनको अवाम पसंद नहीं करते और वो हुकूमत में नहीं आते। जिस तरीके से अभी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है नून को कि वो चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है इसलिए उसको लोगों ने वोट नहीं दिए, उसने वोट को इज्जत दो की बजाय प्रो एस्टेब्लिशमेंट, या पीपल्स पार्टी जो है उसने भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट की जो बात की और पीटीआई को शायद एंटी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से लोगों ने भरपूर वोट दिया है। और ये जो पीटीआई का वोट है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के वोट के मुतरादिफ है और ये जो वोट है ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है और ये एस्टेब्लिशमेंट से नफरत का वोट है। तो मैं कल आपको साबित करूंगा कि पाकिस्तान में जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की है, जिसने मुखालफत मोल ली है, वो कभी भी हुकूमत में नहीं आया। जब भी कोई पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है उसमें सदर हो, उसमें गवर्नर जनरल हो, उसमें प्राइम मिनिस्टर हो, जितने लोग हैं मैं पूरी लिस्ट आपके सामने रखूंगा और ये बताऊंगा इसमें एक ऐसा बंदा निकाल के मुझे बता दें कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया की वजह से ईवान सदर में पहुंचा, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया की वजह से प्राइम मिनिस्टर बना, या एंटी एस्टेब्लिशमेंट के वो यानी एस्टेब्लिशमेंट का विक्टिम होकर जो उसकी हुकूमत अगर वक्त से पहले गिरी और उसने ये कार्ड खेला कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत गिराई है, मुझे टाइम पूरा नहीं करने दिया गया, तो उसके बाद क्या वो वापस आया उस बयानिए के ऊपर? या वो लोग जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे फिर वो आए? अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जीतता तो जो बंदा एस्टेब्लिशमेंट को समझता है कि उसने उसको ज्यादती की, उसने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारा, तो दोबारा तो उसको फिर 2 अक्सरियत के साथ आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन दूसरी पार्टी जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थी वो पार्टी इक़्तिदार में आई और वो बंदा इक़्तिदार में नहीं आया वापस। इसका मतलब ये है कि कभी भी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की एंटी बयानिया नहीं जीता, ना वो कभी ईवान सदर में पहुंचे हैं, ना वो कभी वजारत उज़्मा तक पहुंचे हैं, ना कभी उन्होंने हुकूमत बनाई है। और ये जो मिथ बनाई गई है हमारी नौजवान नस्ल को, बुजुर्ग भी जो हैं उनको कल ये सारी चीज़ें हम खोल के रखेंगे और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में जब भी, अब मुझे बताएं 2018 में इमरान खान की जीत की वजह क्या थी? प्रो एस्टेब्लिशमेंट। बेनज़ीर की जीत की वजह क्या थी? जब वो 88 में आई तो विक्टिम कार्ड था उनके पास,
कि उनके साथ ज्यादती हुई है पार्टी के साथ, लेकिन मजामती बयानिया नहीं था उनका, कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया नहीं था। वो आ गई इक़्तिदार में, सिंपथी कार्ड के साथ इक़्तिदार में तो आ गई, लेकिन जो ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया उनकी हुकूमत चली गई। अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से उनकी जब हुकूमत गई तो फिर तो उनके पास दोबारा उस हुकूमत में, अगली हुकूमत में भरपूर तरीके से वापस आना चाहिए था, लेकिन प्रो इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब ने उनको रिप्लेस किया। फिर नवाज शरीफ साहब को जो इस्टेब्लिशमेंट लाई, नवाज शरीफ साहब ने जब उनको आंखें दिखाई तो फिर वो शिकार हुए और फिर वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारा बुलंद किया और फिर बेनजीर भुट्टो जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट का रोल उन्होंने प्ले किया, फिर वापस आ गई। फिर उसके बाद आप आगे चलते जाएं, आप देखें नवाज शरीफ साहब जब गए उसके बाद मुशर्रफ आ गए, काफ लीग के पास कौन सा वोट बैंक था? प्रो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से उनको हुकूमत मिल गई, उनको वजारत उज़्मा मिल गई, सदारत मिल गई, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आ जाए आगे, फिर पीपल्स पार्टी जो है वो मुशर्रफ के साथ डील करके मोहतरमा आई और जरदारी साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं चलाया, पाकिस्तान का खपे का नारा लगाया, प्रो एस्टेब्लिशमेंट बन के इक़्तिदार में पहुंच गए। जो ही उन्होंने अपना पूरा टाइम भी किया, उसके बाद क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट बन के वो भी इक़्तिदार में पहुंच गए। फिर उनकी हुकूमत जब गिरी या गिरने लगी तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया चला दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि उनकी हुकूमत नहीं आई। इमरान खान का प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जीता, वो 18 में हुकूमत में आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर इमरान खान जिनको एस्टेब्लिशमेंट लाई थी वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आंखें दिखाई, वो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। शहबाज शरीफ साहब प्रो एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम वो आ गई। उसके बाद अब आप देखें कि नून लीग जो है उसका वोट बैंक नहीं था, लेकिन नून लीग जो है जो पीटीआई है उसके पास विक्टिम कार्ड था और नून लीग को जो वोट मिला है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से मिला है। अगर वो वोट का इज्जत दो का बयानिया चलाते तो इतनी सीटें उनको मिल जानी थी, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से उनको हुकूमत मिली है। पीपल्स पार्टी जो है उसको अगर ये सीटें मिली हैं तो इसलिए मिली हैं कि जरदारी साहब, और अभी मुलाकातें भी आप देख रहे हैं, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से मिली हैं। और जो पीटीआई को मिली हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं मिली, उनके पास एक विक्टिम कार्ड है, जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पास था, जिस तरह जरदारी साहब के पास था, जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर जिला वतन रहे तो उनके पास एक कार्ड आया, वो कार्ड। लेकिन उस कार्ड में एक दफा तो हो जाता है, लेकिन जब आप आके एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब आप बरसरे पैकार होते हैं तो उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी अक्सरियत जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। ये कल पूरा फैक्ट के साथ चीज़ें रखेंगे और ये साबित करके मैं आपको दिखाऊंगा लॉजिक के साथ, दलील के साथ और पूरी फैक्ट के साथ कि किस किस तरह कब कब जो हुकूमत आई है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट। नवाज शरीफ किस चीज़ की पैदावार है, कैसे नवाज शरीफ आए इक़्तिदार में, काफ लीग किस तरह इक़्तिदार में किंग पार्टी बनी। तो मामला ये है, जब जब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ है आप इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचे, और जब आपने एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई, आप ईवानों से बाहर हुए, तो फिर अवाम आपको दोबारा बड़े मैंडेट से वापस क्यों नहीं लाई। इसका मतलब यह है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कभी नहीं जीता, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के जीतने की जो परसेप्शन है, जो मिथ बनाई गई है, ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो हमारे आलमी कूते हैं, आलमी ताकतें हैं, और उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो सहूलतकार हैं, उनके जो यहाँ पे और बाहर और सिंपथाइजर हैं, वो एक अवाम को गुमराह करने के लिए बात करते हैं। देखिए, हमने हमेशा देखा है कि हमारी अवाम जो कहती है जिसकी तरफ अवाम का रुख होता है, अवाम का रुख क्या होता है कि फौज और इदारे जिसके साथ है, अवाम कहते हैं कि हम भी उसके साथ हैं। कभी भी हमारी जो अवाम है वो कभी भी फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ आपको नहीं वोट देगी, जो पार्टी उनके खिलाफ। भुट्टो जो है, आप देखें, भुट्टो जो है वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से अगर होता मामला, तो भुट्टो को जब फांसी दे दी गई है आमर के दौर में, तो उसके बाद फिर भुट्टो ने सर्वाइव क्यों नहीं किया, रिवाइव क्यों नहीं उनकी पार्टी ने किया, कई साल तक पीछे रही। और फिर जब देखें कि भुट्टो जो है उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां चला के अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन शेख मुजीब जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट था, उसकी सीटें ज्यादा थी, भुट्टो की सीटें कम थी, उसकी कई गुना ज्यादा थी भुट्टो से सीटें। और भुट्टो का जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, अयूब खान की कैबिनेट में भी थे, एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे, और उसके बाद जब उनको वहां से अपनी मर्जी की नहीं मिला होता, सिकंदर मिर्जा को कहा था कि कायदे उनसे बड़े आप लीडर हैं, मेरे पास खत पड़ा हुआ। कल तो मामला ये है कि ये चीज भी जो मिथ है ना, ये मिथ है, गलत लाम बन रही है। लिहाजा कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया पाकिस्तान में नहीं जीता, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक। मैं आपको कल सारी डिटेल के साथ कल इस तमाम सूरत हाल पे डॉक्यूमेंट के साथ बात करेंगे।
इस तमाम तर सूरत हाल पे एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है कितना मौसर साबित रहा पाकिस्तान में। तारीखी लिहाज से कल के प्रोग्राम जो है वो तरक्की होने जा रहा है। कल के प्रोग्राम में तमाम तर सूरत हाल को अपने सामने रखा जाएगा। फिलहाल प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद कल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।